बॉलीवुड का नाम जब हम सुनते हैं या फिल्म इंडस्ट्री का जब हम लोग नाम सुनते हैं तो हम सभी के मन में ना एक ऐसी इमेज घूमने लगती है, जैसे कि सबसे पहले हमारे मन में आता है कि किसी एक्टर की, या शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, लेटेस्ट अगर बात करें तो विकी कौशल, तो बहुत ट्रेंडिंग हीरोज की हमारे नजर मतलब दिमाग में इमेजिनेशंस होने लगते हैं। उसके बाद हमारे दिमाग में चलता है कहीं शूट हो रहा है, या फिर हम किसी बॉलीवुड एक्टर या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए या टीवी शो से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, उनके हम इंस्टाग्राम आईडीज को जो हम देखा होता है, हम हमारे मन में उनकी तरह के उनके सारे फोटोज घूम घूम रहे होते हैं। तो ये हम लोगों ने एक पर्सपेक्टिव बना रखा है। और अगर हम बात करें रियलिटी की, तो हम नहीं जानते कि किस तरह से वो जो एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं वो किस तरह से उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं, किस तरह का स्ट्रगल उनको करना पड़ा होगा आज। और हमें क्योंकि ये सारी चीजें तो हमें जो दिखती है वो सिर्फ तड़कती भड़कती हुई दिखती है। आज इन तड़कती भड़कती चीजों के पीछे का सच पर बात करने के लिए हमारे साथ है अंकुर विंचुरकर जी। अंकुर विंचुरकर एक हमारे देश के उभरते सितारे हैं। कई सारे टीवी शोज में इन्होंने काम किया है, जैसे सावधान इंडिया, पीटरसन हिल, किस्मत कनेक्शन, सीआईडी, भाग्य लक्ष्मी, और कुछ मूवीज में भी काम किया है जैसे भुज, और धर्म संकट में एक हॉलीवुड मूवी है ब्लैक ऑगस्ट, इन्होंने उस फिल्म में भी काम किया है। अंकुर, वैसे आप वेट लिफ्टिंग में भी आपको दिलचस्पी है, और अंकुर जो है मल्टी टैलेंटेड है भाई। अंकुर को फोटोग्राफी भी बहुत पसंद है। तो सबसे पहले अंकुर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना इम्पोर्टेंट समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच। अंकुर, सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहती हूँ कि शुरुआत कहाँ से होती है अंकुर विंचुरकर के सफर की? एक्टिंग मतलब जब छोटे थे एकदम और नए नए फिल्म्स देखना शुरू करते थे, हर कोई मतलब मुझे लगता है हर एक्टर की जर्नी सेम ही होती होगी कि फिल्म्स देखते हैं तो कभी फिल्म्स में कोई ना कोई किरदार पसंद आता है कि ये बनना है, ऐसे बनना है। फिर दूसरी फिल्म देखी तो लगता है ये बनना है, ये और अच्छा है। फिर तीसरी देखी, धीरे धीरे समझ में आते कि ये हमें वो प्रोफेशन नहीं बनना है, हमें तो वो एक्टर बनना है, वैसे कुछ करना है, एक्टिंग फील्ड में जाना है। तो वैसे ही था कि बचपन से कुछ फिल्म्स देखी थी, बॉर्डर देखी फर्स्ट फिल्म, तो ऐसा लगा कि मुझे आर्मी में जाना है। फिर पता चला कि आर्मी में पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। धीरे से दूसरी फिल्म देखी देवदास, तो देवदास में अच्छा लगा कि अच्छा ये भी ऐसा हो सकता है, मुझे तो मतलब ये भी करना है, फिर ऐसे भी रहना है कि किसी के प्यार में डूब जाना है। तो फिर डेफिनेशन पता चली कि एक्चुअली मुझे कोई शाहरुख खान या एकदम सनी देओल नहीं बनना है बॉर्डर का, मुझे एक एक्टर बनना है। और एक्टिंग होती है फिल्म्स में जाके आप किरदार निभाते हैं। तो वहां से जर्नी शुरू हुई, फिर मूवीज देखना। और बचपन में मुझे याद है कि मैं हर सैटरडे संडे में मम्मी कहती थी कि मंडे टू फ्राइडे अच्छे से पढ़ाई करो। और तब छोटे थे तो सीडीज रेंट पे मिलती थी, आई गेस 20-20 रुपीज की मूवीज की सीडीज मिलती थी पार्लर पे। तो मम्मी कहती थी मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ाई करो अच्छे से, मैं फिर आपको संडे के लिए एक मूवीज मतलब आपको 20 रुपीज दूंगी, आप अपने पसंद की कोई भी मूवी देखना। तो वैसे करते हुए फिर इतनी मूवीज एक्सप्लोर की और देखना शुरू की कि फिर कोर इंटरेस्ट हो गया कि अब मूवीज में ही जाना है, एक्टिंग में जाना है। एंड देन फिर वो ग्रेजुएशन फिर इसी फील्ड से किया, थिएटर किया है पिछले 9-10 सालों से। तो यही था कि अब जाना इसी फील्ड में है, और वो बचपन से ही होता गया कि मूवीज देखते, मूवीज से ही हर कोई मुझे लगता है एक्टर जो भी बनना चाहता है, अच्छी बुरी पुरानी नई सब मूवीज देखते देखते ही एक्सप्लोर करता है कि अच्छा यही अब करना है। एक एक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है, कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फिल्म इंडस्ट्री में टिक पाना, खासकर शुरुआती दिनों में? इसका एक्चुअली मैं दो आंसर देना चाहूंगा। एक जो फर्स्ट की, जब जैसे आपने बोला कि हर किसी को जैसे एक्टर बनना होता है, जब हम मूवीज देखते हैं अच्छा लगता है कि ग्लैमर है और इतना सारा क्या क्या कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो बहुत जो स्ट्रगल भी है यहाँ पे, तो वो इसलिए ही ज्यादा है कि हर किसी को लगता है एक्टिंग इज वेरी इजी, मतलब पढ़ाई नहीं करनी है, जिसको पढ़ाई में मन नहीं है या जो पढ़ने में अच्छा नहीं वो एक्टर बन जाएगा। ये बहुत पुरानी मतलब धारणा चली आ रही है हमारे यहाँ पे, तो खासकर अब ज्यादा उसमें हो गया है।
तो मतलब जब से मैंने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन भी किया या थिएटर भी किया, और धीरे धीरे ये स्ट्रगल जो चल भी रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि एक्टिंग इट्स नॉट अ इवन इजी जॉब। एक्टिंग, बल्कि मुझे लग रहा है कि सारे जॉब से सबसे टफ जॉब एक्टिंग ही है, क्योंकि आपको अपनी पर्सनैलिटी को भूल के आपको दूसरे की पर्सनैलिटी एक तो अडॉप्ट करनी है, और मेक बिलीव करनी है आपको। भारत की 13 करोड़ जनता को बिलीव करवाने की ये अंकुर नहीं है, या ये कोई शाहरुख खान नहीं है, वो कोई देवदास है, वो कोई और पर्सनैलिटी है। तो उसको कितना डीप स्टडी करनी पड़ती होगी किसी अदर कैरेक्टर के बारे में। और हर किसी की फिलॉसफी अलग होती है, हर किसी का एक बॉडी लैंग्वेज, नेचर, हर कैरेक्टर का मतलब अलग होता है। तो उसकी स्टडीज बहुत ज्यादा है, जो कि जनरली लोग नहीं करते हैं। मतलब जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है वो एक्टर बन जाएगा, ये तो बहुत पुरानी मतलब गलत धारणा हो गई है। और जितना मुझे लगता है डॉक्टर पढ़ाई करते हैं अपना पीएमटी क्रैक करने के लिए, फिर एमबीबीएस के बिल्कुल लिए, बिल्कुल। इवन इंजीनियर करते हैं, तो उनको एक एक प्रॉपर सब्जेक्ट है कि आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना है। बट बिल्कुल एक्टर को हर चीज पढ़नी है। कल को अगर डॉक्टर भी बनना है तो उसको वो वर्ड्स, अगर डायलॉग्स में वो टिपिकल बीमारियों के अगर वर्ड्स हैं, दवाइयों के वर्ड्स हैं, वो याद करने के लिए उसको वो समझना भी पड़ेगा कि उससे क्या होता है। जी। तो मुझे लगता है कि एक्टिंग की मतलब स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, और हर किसी को पढ़ाई कर लेना चाहिए अगर आपको ये प्रोफेशन चूज हर करना है। किसी को पढ़ाई कर लेना चाहिए। हाँ मतलब एटलीस्ट जी स्ट्रगल कम हो जाएगा, और हमें रियलिटी भी एग्जैक्टली। पता चल जाएगी हाँ कि थोड़ा बहुत हमें कितना है। 12th तक और ग्रेजुएशन तक तो पता चल जाए कि हाँ भाई हम एक्टिंग कर पाएंगे हाँ, हम कि क्या नहीं कर एग्जैक्टली पाएंगे। कर सकते हैं और क्या बनना चाहते हैं, हम किस, तब तो हमने थोड़े ग्रेजुएशन भी मौके भी किस, कॉलेज और स्कूल में मिलते रहते हैं आपको। एग्जैक्टली exactly. और स्ट्रगल का ये है कि स्ट्रगल भी मतलब इसी चीज से ही कनेक्ट है कि हम जो कह रहे हैं कि स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल इसीलिए कि एक्टिंग एक ऐसा जॉब है कि वहां पे एक 8वीं या 5वीं फेल लड़का भी आके एक्टर बनना चाह रहा है, और एक एमबीबीएस और इवन एमबीए पास आउट अच्छी खासी स्टैब्लिश जॉब, बिजनेस छोड़ के भी वो एक्टर बिल्कुल बनना चाह रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। हर कोई, तो इस फील्ड में स्ट्रगल इट्स लाइक वेरी बिग स्ट्रगल। एक आप किसी एक पर्टिकुलर मोहल्ले या अपने फ्रेंड सर्कल में आपका कंपटीशन नहीं, आपका कंपटीशन ऑल ओवर वर्ल्ड से है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक्टिंग के साथ साथ वेट लिफ्टिंग का शौक आपको पहले से आया या फिर ये इस इंडस्ट्री ने आपको सिखा दिया? एक्चुअली मैं एक ऐसा लेजी पर्सन हूँ, मुझे जिमिंग और ये वेट लिफ्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आप है लेजी पर्सनली। हैं, आप लेजी हैं। मैं तो फिर बहुत वेट लेजी हूँ। लिफ्टिंग कहाँ से? उसके लिए तो भाई वो सुबह उठ के मुझे मेहनत करो। मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है जिमिंग। मतलब मैं हमेशा मेरे जिम ट्रेनर सर से भी कहता हूँ कि अगर मैं इस फील्ड में नहीं होता, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं होता, तो जी शायद मैं जिम जीवन में कभी ज्वाइन भी नहीं करता। बट अब इंडस्ट्री का चलन ये हो चुका है कि आपको बॉडी बनानी है, आपको एब्स दिखाने हैं, आपको एक बिल्कुल माचो लुक, मतलब हीरो का हमेशा ये हो गया यहाँ पे कि वो एकदम माचो लुक रहेगा उसका, उसके प्रॉपर मसल्स रहेंगे। तो अब वो सब चलते हुए उस स्ट्रगल में अपने आप को भी उस स्ट्रगल का एक पार्ट ही हो, तो जिमिंग शुरू की है जब से, तो फिर धीरे धीरे आप कोई भी चीज करते हो मन लगा के, वो मजा आने लगता है। जी और इन दिनों मैं भोपाल में था, लॉकडाउन भी लगा था, तो जिमिंग करते करते मतलब ये चीजों में गया, और वहाँ एक कंपटीशन था जो मुझे बताया गया कि उधर एक कंपटीशन है दिल्ली में, और आप जाके एक बार ट्राई करो। मतलब आपने अगर इतना टाइम दिया है जिम को भी, तो एक बार जाके ट्राई करो, देखते हैं कि अपने अपन कितनी रियलिटी के पास है। अगर आप जीत गए तो भी ठीक है, नहीं भी जीते तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी अच्छी फिजिक बनी भी है या नहीं बनी, अभी मेहनत करना है। जी जी। तो गया था मैं सिर्फ अपने आप को जज करने के लिए, और मुझे नहीं पता था कि मैंने मस्ती मजाक में शायद अच्छी फिजिक बनी है पूरी, बट 2 गोल्ड मेडल 2 कैटेगरी में मिल गए मुझको। क्या बात है, दो तो कैटेगरी में मिला? कॉन्फिडेंट, जी दो, एक बेंच प्रेस में मिला था और एक डेडलिफ्ट में मिला था। वाओ तो दैट्स वेरी दो ग्रेट। कैटेगरी में, हाँ डबल गोल्ड मेडल दिल्ली में मिले, भोपाल के रिप्रेजेंट करके। तो वो भी एक अचीवमेंट था, बट वो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइक चलते चलते राह में जो एक कंपटीशन आ गया, वो उस वे का था। अच्छा ओके। अंकुर, वेब सीरीज का चलन है, लोग मोस्टली वेब सीरीज ही देखते हैं। तो आजकल हम जिस तरह से वेब सीरीज को देख रहे हैं, गाली गलौज चलती है, जिस तरह की न्यूडिटी हम देखते हैं, जिस तरह की लैंग्वेज और जो कंटेंट दिखाया जाता है, उससे कितना असर पड़ेगा हमारी नेक्स्ट जनरेशन पे? आप क्या असर देखते हैं अपने साइड से? आपकी क्या राय है इस सी ये चीज ऐसा है कि न्यूडिटी फर्स्ट, सबसे पहले कि वर्ल्ड सिनेमा जो था पहले की, अगर आप फिल्म्स देखे जैसे मिलीना थी,
द रीडर थी, ये बहुत ऑस्कर विनिंग मूवीज है, इसमें भी न्यूडिटी थी, बट इसमें कंटेंट में न्यूडिटी थी बिकॉज इट्स अ डिमांड ऑफ द सीन या डिमांड ऑफ द स्क्रिप्ट। तो अब जब से ये ओटीटी आया है और तब से जब से ये वेब सीरीज चलन शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है कि पहला जो जिसमें न्यूडिटी दिखाई थी कंटेंट में वो था सेक्रेड गेम्स, अनुराग कश्यप जी का डायरेक्टेड। उसमें कुछ सीन्स थे बिकॉज उसमें कंटेंट की नेसेसिटी थी, वो न्यूडिटी छोटा बहुत ही, उसका एक साइकोलॉजी, उस कैरेक्टर की साइकोलॉजी दिखाने के लिए था। कहीं पे उसकी जो वो एक गर्लफ्रेंड कुक्कू करके जो गर्लफ्रेंड रहती है, जो शीमेल दिखाई है, तो उसको भी उसका एक कैरेक्टर जस्टिफाई करने के लिए कि बिकॉज शी इज लकी फॉर हिम बट शी इज नॉट अ फीमेल। तो वो कंटेंट ओरिएंटेड न्यूडिटी थी कि उसमें जरूरत थी न्यूडिटी की, नॉट कि वो कंटेंट ही न्यूडिटी था। बट यहाँ के लोगों ने जो बिजनेस वो है क्रिएटिव माइंड, लाइक क्रिएटिवली जीरो है, बट उनको पता है कि हमारे इंडिया में अब क्या चीज बिकेगी, तो उन्होंने वो एक टॉपिक पकड़ लिया कि ओटीटी में सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि कोई सेंसर नहीं है। आप उस सेंसर नहीं होने के कारण आप कुछ भी बेचो, इसलिए अब वो लिबर्टी इतनी ज्यादा मतलब गलत वे में यूज होने लग गई है कि अब गाली के बिना मूवी या कोई वेब सीरीज बनेगी नहीं। अंकुर, मैं एक चीज एक सवाल और है कि जैसे बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई बैरियर्स नहीं होता, हर कोई आगे अपनी किस्मत आजमा सकता है, कोई किसी को भी एक्टर बनना है, राइटर बनना है, किसी को डायरेक्टर बनना है, किसी को प्रोड्यूसर बनना है, कोई भी आ जाता है। तो क्या आपका पर्सपेक्टिव है यहाँ पे, क्या टैलेंट यहाँ पे कितना मायने रखता है? मुझे लगता है ये मतलब ये क्वेश्चन मैं खुद अपने आप से भी पूछता हूँ और अपने फ्रेंड से भी पूछता हूँ कि आपको अगर कल को डॉक्टर बनना है तो आपको सबसे पहले आफ्टर 12th आप तो पीएमटी पहले क्रैक करेंगे, उसकी पहले आप तैयारी करेंगे, फिर आप पीएमटी निकालेंगे, अगर आपने निकाल ली देन आप एमबीबीएस करेंगे, उसके बाद आप अपने आप को डॉक्टर कहलवाना मतलब बोलेंगे ऑफिशियली कि अब मैं डॉक्टर हूँ। सेम इंजीनियरिंग के लिए भी है कि आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम देना है, देन आप इंजीनियरिंग पढ़ेंगे और फिर अब आप इंजीनियरिंग की जॉब ढूंढेंगे या करेंगे। और अब कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, इवन आपको अगर न्यूज एंकर भी बनना है तो भी आपको मास कम्युनिकेशन करना है, देन आपको अपने इंटरव्यूज देना है एंड देन आपको कोई चैनल हायर करेगा। एक्टिंग एक ऐसा जॉब हो गया, एक्टिंग, डायरेक्शन या इवन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में खासकर ये एक ऐसा जॉब हो गया है कि मुझे आज फील हो रहा है कि यार मेरा एक्टिंग में तो नहीं चल रहा, मैं डायरेक्टर बन जाता हूँ, कल को मैं स्टोरी लिखने लगूंगा। अब मेरी स्टोरी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी है, मैं तो 100 करोड़ कमाऊंगा, मैं पहुंच गया 10 लोगों को पास की मुझे बनानी है, अब मेरे पास या तो मेरे पैसे हो या मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हो कि जो मेरे पे लगा दें, तो मैं कल को डायरेक्टर भी बन जाऊंगा, और पता चला वो फ्लॉप हो गई। सो आई थिंक एक बैरियर होना चाहिए इस फील्ड में, जिससे लोग पहले सुसाइड भी करते थे, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, आज भी डिप्रेशन में रहते हैं क्योंकि काम नहीं मिल रहा। क्यों काम नहीं मिल रहा? क्योंकि वो तो आपने रियलाइज किया कि आप एक्टर हो या आप डायरेक्टर हो और आप आ गए मुंबई, आपने पढ़ाई नहीं की, आपको पता ही नहीं है कि होता क्या एग्जैक्टली, आपने असिस्ट करने लग गए, आप कहीं कभी आप फ्री में करने लग गए, कभी आपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके पैसों में करने लग गए, आपका एक्सपीरियंस और बूस्टअप हो गया, अब तो मैं और अच्छा बन सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मतलब सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से आप आ गए हो, आपने पढ़ाई नहीं की है। तो गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसका एक एंट्रेंस एग्जाम, एक फॉर्मेट है हर किसी का, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई फॉर्मेट नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको इस फील्ड में जाना है तो आप भी एक बैरियर गवर्नमेंट लगा दे, इंडस्ट्री मिलके ही एक बैरियर लगा दे कि जो भी जॉब करनी है, आपको एक्टर बनना है, आपको डायरेक्टर बनना है, आपको कास्टिंग वाला बनना है, हर किसी का एक कोर्स हो, एक एग्जाम हो आफ्टर 12 प्रॉपरली, जैसे अभी भी है, बट बहुत सिलेक्टिव लोगों को पता है, तो वो पहले कर ले और उसके बाद आए, तो वैसे भी स्ट्रगल और क्राउड जो है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। हमने काफी सुना है कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स के बारे में, प्रोसेस क्या क्या होता है, किस तरह से उनको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, किस तरह की क्या होता है, ये प्लीज आप हमारे साथ शेयर करिए। तो कास्टिंग का जो एक तो ये कास्टिंग डायरेक्टर वाली जो पोस्ट है, ये सेल्फ क्रिएटेड पोस्ट है जो लास्ट 10-12 साल से अभी शुरू हुई है इंडस्ट्री में खासकर। उसके पहले जो अदर इंडस्ट्रीज है अपार्ट फ्रॉम इंडिया, अदर इंडस्ट्रीज है, अगर हॉलीवुड में कहें तो उनके यहाँ उस टाइम पे थी, लेकिन हमारे यहाँ पे हार्डली 10 से 12 साल, मैक्स 15 साल में अभी शुरू हुई है, जिसमें कास्टिंग डायरेक्टर नाम का एक पर्सन होता है जो कास्टिंग करता है। अब क्या हो गया कि वो कास्टिंग डायरेक्टर नाम का पर्सन भगवान हो गया है, उसके अंडर में 8 से 9 उसके असिस्टेंट हैं,
जो कास्टिंग करते हैं और वो बस अप्रूवल के, हाँ अच्छा तुम्हारा बन रहा है ठीक है डाल दो, या अच्छा इतना क्राउड तुम लाए थे, अच्छा हाँ ठीक है ये अच्छा लग रहा है इसको डाल दो, अच्छा ये दिख भी अच्छा रहा है, हाँ हाँ इसका बॉडी भी ठीक है, हाँ 4 लाइन है तो बोलिए अच्छे से बोल लिया, एक बार इसको बुला लो और इसको फाइनल कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पहले जो अच्छी कास्टिंग होती थी, इवन ये बात इन्होंने राजपाल यादव साहब ने कही थी कपिल शर्मा शो में, कि इन कास्टिंग डायरेक्टरों के कारण ये लोग ऐसे हो गए हैं कि अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट को घर में बिठा देते हैं और जो डिजर्व नहीं करता है वो आज अच्छे खासे काम करता है। कोऑर्डिनेटर का कुछ काम नहीं होता है, वो सिर्फ ऑडिशन मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे। अब तो इतना गंदा कर रखा है कि अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है किसी ऑडिशन का तो वो 200 500 1000 रुपए तक आप पैसे दो, वो सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करने के, जिसमें सिर्फ आप रैंडमली मैसेजेस देख पाएंगे ऑडिशंस के। मतलब क्या यूज है ये तो ऐसे हो गया कि फॉरवर्ड जोक करने के भी मैं पैसे मांगू कि यार मेरे को पैसे दो, मैं रोज के तुम्हें 10 फॉरवर्ड जोक्स भेजूंगा। तो ये वैसी बात है। अंकुर, मैं यहाँ पे ये चीज बोलना चाहूंगी कि आर्ट की बात होती है ना, हम यहाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या फिल्म इंडस्ट्री जो भी कहा जाए, तो यहाँ पे आर्ट की बात होती है। बॉलीवुड को हम लोग इतना अच्छा समझते हैं, सोचते हैं कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन अंदर ही अंदर में ये एक जलेबी और इमरती की तरह घुमा हुआ है। यहाँ पे अगर देखते हैं बात, तो नेपोटिज्म, अगर आर्ट यहाँ पे है, बॉलीवुड है, ये फिल्म इंडस्ट्री है जहाँ पे लोगों का की कलाएं देखी जाती है, आर्ट देखा जाता है, तो यहाँ नेपोटिज्म क्यों आ जाता है? मैम ये वही बात है ना कि इतना ज्यादा पैसा और फेम इन्वॉल्व हो गया है। आपको इस फील्ड में हर चीज मिलेगी अगर आपको जो इमेजिन कर सकते हो। अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसा बहुत है, फेम चाहिए तो फेम बहुत है, ट्रैवलिंग करनी है तो आपको दुनिया घूमने को मिलेगी। हर कोई इस फील्ड में इसलिए आना चाहता है। तो आर्ट तो बची नहीं। हम तो एग्जांपल्स देते हैं, मतलब अगर देखा सत्यजीत जाए रे। तो आर्ट कहाँ है? आर्ट तो गायब हो गया है, सब आर्ट बॉक्स ऑफिस की आर्ट बात कर टोटली रहे हैं, गायब है। बिजनेस, सबको बस बिजनेस करना है, पैसे कमाना है, तो आर्ट कहाँ गया? वही एग्जैक्टली आर्ट बचा नहीं है, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि यार मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ, मुझे 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए। अभी आप ये सोचिए कि जैसे एक ये सैराट फिल्म आई थी, वो सैराट फिल्म 1.5 से 2 करोड़ में उन्होंने, नागराज मंजुले ने अपने ही दम पे कैसे तो भी अरेंज करके वो 2 करोड़ में वो फिल्म बनाई। उस फिल्म में पहली मराठी फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का क्लब पार किया। नॉट एग्जैक्ट। बिकॉज कि वो आर्ट नहीं थी, क्योंकि वो मेहनत वाली आर्ट थी। पहले स्क्रिप्ट लिखी उस बंदे ने, सालों तक खुद डायरेक्ट की, टोटली फ्रेश फेस लिया, ऐसा भी नहीं कि कोई स्टार लिया मराठी का, छोटे से गांव में शूट की, बहुत कम बजट में शूट की, और वो फिल्म में कंटेंट अच्छा था। 100 करोड़ क्लब पार की, वो पहली मराठी फिल्म बनी। उसको देख के धनक बनाई। धनक बनाई ऑलरेडी 60 करोड़ की और उसने 70 करोड़ भी नहीं कमाए, लेकिन धनक को इतना ग्रैंड दिखा दिया। अब वो पूरी हाँ, सैराट की कॉपी है, हर चीज सैराट का है, सॉन्ग्स तक सैराट के हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो आर्ट नहीं, अभी हर किसी को ये लग रहा है कि मैं इतना सा अमाउंट डाल के इतना कैसे कमा। आज 25 दिन में फिल्म कंप्लीट हो जाती है, नेक्स्ट मंथ में 10 दिन में एडिटिंग हो जाती है, 5 दिन में डबिंग, आप सेकेंड मंथ के एंड में तो आप फिल्म रिलीजिंग पे पहुंच जाती है। तो आर्ट बिल्कुल नहीं बचा है आज के टाइम पे। आप देखिए तब से अभी तक में जो चेंज आया है ड्रास्टिकली, ये डिजिटल वर्ल्ड होने के कारण जितना चीजें डिजिटलाइज्ड और इन्फ्लुएंस वाली हो चुकी हैं। आप देखिए इंडिया की कौन सी फिल्म अभी तक ऑस्कर में गई है? कोई नहीं गई है। आई थिंक मुझे लगता है लगान शायद लास्ट फिल्म थी जो नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर में। तो मतलब इतना बुरा टाइम आ रहा है। एक लंच बॉक्स थी जो आई थिंक कांस में या ऑस्कर में भी गई थी, बट कांस में तो गई थी फॉर श्योर शॉट। और लगान के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री है, आई मीन मुझे नहीं पता लोगों को पता है कि नहीं, बट लगान मूवी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, मेकिंग ऑफ चले चलो, जो आमिर के ही बेस्ट फ्रेंड है, सत्यजीत रे शायद नाम है, सत्यजीत रे। सत्या नाम है उनका, जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था सत्यमेव जयते, वो उनके डायरेक्टर रहे हैं। जी। उन्होंने जब लगान का पूरा प्रोसेस फ्रॉम जीरो, उनके स्क्रिप्ट लिखने से लेके फिल्म के रिलीजिंग तक में, उसकी बिहाइंड द सीन की मेकिंग बनाई है, मेकिंग ऑफ चले चलो, जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला है। ये बहुत कम लोगों को पता है। तो ये क्यों मिला है? क्योंकि वो मेहनत है। वो लगान 1 दिन या 15 दिन में शूट नहीं हुई है, वो एक आर्ट फिल्म थी, किसी का पैशन था, किसी का नया प्रोडक्शन था, और सब पैशनेटली और आर्ट के वे में जुड़े थे। वो फिल्म 3 साल में बनी थी, और इसलिए उसको इतना अप्रिशिएट, तब से लेके आज तक मुझे एक फिल्म अभी तक वैसे इंप्रेस नहीं की हो। वरना क्रिकेट के ऊपर तो कितनी फिल्में आई हैं, अजहर के
ऊपर भी बनी थी और न जाने कितनी फिल्में आई हैं, लेकिन क्यों हमें एक इमेजिनरी फिल्म इतनी अच्छी बनी और इतनी अच्छी लगी है। अच्छा, आपने अभी लगान का नाम लिया तो मेरे माइंड में तो आमिर खान ही चल रहे थे, और आमिर खान की अभी ट्रेंडिंग न्यूज़ आप सुन ही रहे हैं। तो जिस तरह की इस समय उनके लाइफ में चीजें चल रही हैं, बोल रहे हैं कि डिवोर्स चल होगा और वो दूसरी शादी करेंगे, सना सना शेख समथिंग, तो हाँ। उनसे शादी करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के बाद जब एक एक्टर, उसकी फैमिली है और उसके बच्चे हैं, एक तरह से पूरी फैमिली है, खुश हैं, तो क्या ये चीजें उनको उन पे सूट करती है? क्योंकि अब ऑलरेडी इस चीज पे मतलब, किरण राव से पहले उनकी एक शादी हो चुकी थी। हाँ, सी फर्स्ट थिंग, मुझे नहीं लगता कि इस पे मतलब ऑडियंस को कुछ लेना देना हो। इट्स हिज पर्सनल लाइफ, वो डाइवोर्स ले चाहे शादी करे या ना भी करे। बट हाँ, समहाउ ये है कि मतलब एज एन कल्चर वाइज हमें लगता है कि आप अगर एक जो हमें सिखाया गया है कि आप शादी के बाद फिर अब आपको एक जगह निभाना है, आपको लाइफ टाइम बिल्कुल रहना है, बिल्कुल। और आपके पास सब चीज है। आप मतलब लाइफ में आपने हर चीज अचीव कर ली है, एक सेटल लाइफ अच्छे से रहने के लिए भी। और आपने वो शादी जो सेकंड मैरिज भी की है, तो वो भी आपकी लव मैरिज ही थी, और आपने अपने पसंद से अपने इंटेलेक्चुअल लेवल मैच होने के बाद ही आपने वो शादी भी की। अब एकदम से क्या ऐसी चीज है कि जो आपको नहीं पसंद आ रही है और आप सोच रहे हैं कि नहीं यार, ये अब ये भी नहीं, मतलब इधर भी डाइवोर्स कर लेते हैं। तो ये एज एन मतलब हम बोले कि अपने ट्रेडिशन वाइज ये गलत है। बट समहाउ इट्स पर्सनल लाइफ, वी नेवर नो आखिर कि उनके घर बॉलीवुड में का क्या तो कोई चल रहा है। धर्म नहीं होता, बॉलीवुड में तो जो कोई चल धर्म रहा नहीं होता है। है उनका अलग ही लेवल चल रहा होता है, वो बिजनेस है हाँ हाँ। बोलने और उसके लिए ये भी है कि ये गलत भी है कि बहुत लोग जो बाहर, जिनका बॉलीवुड से एक्चुअली लेना देना नहीं है, या उस पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनल लाइफ से भी कुछ लेना देना नहीं है, वो भी कमेंट करने आ जाता है। इसलिए मतलब मैं तो बोलूंगा कि मैं कोई नहीं होता हूँ इस उनके मामले में कमेंट करने वाला। एक आखिरी सवाल आपसे हमको पूछना चाहूंगी, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करिए जो बहुत ही, या तो बहुत ही कॉमेडी वाला रहा हो जहाँ पे बहुत आपको मजा आया, और थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग भी रहा हो जहाँ से आपको कुछ सीखने के लिए मिला। आ, ऐसे तो मेरे सही कई सारे हैं, एज एन स्ट्रगलिंग वे के भी हैं, ऑडिशंस के और शूटिंग के भी है। बट सबसे अच्छा मेरे लिए मेरा एक्सपीरियंस जो था वो ब्लैक ऑगस्ट का था। कि जब ब्लैक ऑगस्ट का सिलेक्शन जो हुआ था वो मेरा फेसबुक के थ्रू हुआ था, और कैनेडियन डायरेक्टर थे विलियम स्टीवर्ट। उन्होंने पोस्ट डाला था कि वो एक्टर ढूंढ रहे हैं इंडिया में, और शूट भी इंडिया में ही करने वाले हैं। जी। तो मैंने सिर्फ जो नॉर्मल पोस्ट होते हैं या मैसेजेस होते हैं वो सोच के अप्लाई किया। फिर कहीं तो भी उनका रिप्लाई आया, उन्होंने ऑडिशन की एक प्रॉपर स्क्रिप्ट भेजी। तब मुझे एक चीज ये भी रियलाइज हुई कि हमारे यहाँ पे हमें ऑडिशन के लिए जो स्क्रिप्ट देते हैं वो भले 4 लाइन हो चाहे 1 पेज हो, उनका कहना होता है कि आप पूरा याद करो और फिर बिना देखे कैमरे के सामने आप पोर्ट्रेट करो। दैट्स कॉल्ड ऑडिशन। बट उनका प्रोसेस जो मुझे सीखने को मिला, सो ही वाज ओके कि जस्ट गो विद द लाइंस, आप याद रटने की जरूरत नहीं है। आप कैमरा लगाओ, आप लाइन पढ़ो, और उस इमोशन में आप मूड में, जैसे आप रीडिंग करते हैं कोई बुक, या एग्जैक्टली। आप प्ले रीडिंग करते हैं ग्रुप में बैठ के, जी। वैसे बस आप अपने कैरेक्टर की लाइन, आप पेज देखते देखते आप कैमरे के सामने आप बोलो, बट इमोशन में। तो मुझे ये था कि अच्छा, इसको याद तो करना ही नहीं है, इसको मतलब आपको रीड करना है एक कैरेक्टर पकड़ के। सो इट वाज वेरी इजी ऑल्सो, कि रीडिंग आपकी अच्छी हो तो वो आप इजीली कर लोगे। मैंने वो भी करके भेजा, एंड ही लाइक्स अलॉट। एंड देन मेरा जब सिलेक्शन हो गया, तो उनको 3 महीने थे इंडिया आने में, शूट शुरू होने में। और हम लोग डेली उस टाइम पे स्काइप पे डेली हम कनेक्ट होके, और कैरेक्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत डिटेल क्वेश्चन पूछता रहता था। पूरा नोट डाउन करके रखता था मैं, 10 10 12 12 क्वेश्चंस। तो हर एक चीज डिटेल में बहुत, मतलब मैंने 2 3 महीने सिर्फ रोज स्काइप पे बात कर करके ही हम लोगों ने ट्यूनिंग भी जमाई, और स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया भी। जी। एंड फिर जब शूट वाला टाइम आया तो शूट वाज वेरी क्विक। एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू वर्किंग विद कैनेडियन पर्सन, एज एन एक अंग्रेज के साथ फर्स्ट टाइम मैं काम कर रहा था, वो भी प्रोफेशनली। तो Right. उनकी इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश थी, हम हमारी इंग्लिश तब बिल्कुल देसी नॉर्मल इंग्लिश थी। तो वो भी समझने में टाइम लगता था कि वो उनकी इतनी फ्लुएंट थी कि या उनके एग्जाम्पल देने वाले तरीके ऐसे थे कि जो हम कनेक्ट नहीं कर पाते थे यहाँ पे, कि Exactly. अच्छा ये जी। क्या होता होगा उनका, क्योंकि कल्चर अलग है।
तो वो फनी चीज भी उसी में यही निकल रही थी कि आप सोचते हो कि वो कैसा एग्जाम्पल था, हंसना था या रोना था। और अपना एग्जाम्पल भी हम बताते थे, तब वो बीच की जो एक ट्यूनिंग मिल जाती थी कहीं किसी चीज में, तब वो फिल्म मतलब बनी थी, बहुत अच्छी बनी। और उसका बहुत सारा मतलब अवार्ड्स मिले, उसको नॉमिनेशन मिला है। एंड वो कनाडा और लंदन में बहुत अच्छे लेवल पे रिलीज हुई है। सो एंड ही वाज स्टिल इन टच विथ मी, सो इट्स वेरी नाइस थिंग। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर। थैंक यू सो मच। जी, तो ये थे हमारे साथ हमारे देश के उभरते सितारे अंकुर विंचुरकर, जिन्होंने बताया कि क्या है उनका राज, किस तरह से वो वेट लिफ्टिंग में उन्होंने चैंपियनशिप जीती, किस तरह से उनका सफर रहा, कितना स्ट्रगल करना रहा, और एक स्ट्रगलिंग एक्टर जो होता है वो किस तरह से इंडस्ट्री में जाता है। उन्होंने काफी कुछ अंदर की बातें भी बताई जो कि जलेबी की तरह घुमी हुई होती हैं, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से इस समय जो आर्ट है हमारी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो आर्ट है वो गायब हो चुका है। जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, वो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, जहां से आर्ट बिल्कुल गायब हो चुका है। और कुछ बिचौलियों की वजह से जो रियल आर्ट है वो दुनिया तक नहीं पहुंच पाता है। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर आपका। एंड इसी तरह के इंटरव्यूज देखने के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।